वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स में। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अध्याय नंबर 2 पर और इसका नाम है सही शेयर कैसे चुने। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की पूरी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों अगली स्लाइड से करते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। तो दोस्तों इस अध्याय में हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सही शेयर चुनना क्यों जरूरी है। फिर समझेंगे एनालिसिस के दो बड़े तरीके, फंडामेंटल और टेक्निकल। इसके बाद देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस से कंपनी का बिजनेस कैसे समझा जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, यानी बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट और कैश फ्लो। फिर बारी आएगी पीई रेशियो की, जो सबसे जरूरी अनुपात माना जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर के बारे में, बुक वैल्यू और पीबी रेशियो के बारे में, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, तथा डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर हम कवर करेंगे। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तथा इतना ही नहीं, आगे हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की, अच्छी और बुरी कंपनी में फर्क कैसे पहचाने, इसकी टेक्निकल एनालिसिस की पूरी शुरुआत, तथा कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या मतलब क्या होता है, मूविंग एवरेज और आरएसआई की बेसिक समझ को भी सीखेंगे। और ये पी की फंडामेंटल और टेक्निकल में से कौन सा तरीका बेहतर है। आखिर में हम एक पूरी चेकलिस्ट बनाएंगे शेयर चुनने की और इस पूरे अध्याय का सारांश भी देखेंगे। तो ये अध्याय जानकारी से भरा हुआ है, पूरा ध्यान से देखिएगा और जरूरत पड़े तो नोट्स भी बनाते चलिए दोस्तों। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इसमें आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा तथा ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है। यदि आप कोई YouTube पर दूसरे वीडियोस देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफी मददगार हो सकता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को या तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपकी समझने में इजी होगा तथा आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अगली स्लाइड से। तो दोस्तों इसमें हम सीखेंगे कि सही शेयर चुनना क्यों जरूरी है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सवाल से, सही शेयर चुनना आखिर क्यों जरूरी है। देखिए, बिना जांचे शेयर खरीदना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सड़ी हुई सब्जी खरीदना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप में किसी एक बाजार से सब्जी खरीदने गया, ठीक है। आपने बिना देखे जांचे जो भी सब्जी हाथ में आई वो उठा ली। अब दोस्तों घर आकर पता चला कि कुछ सब्जी सड़ी हुई थी और कुछ कच्ची थी। नतीजा क्या हुआ, आपका पैसा बर्बाद हो गया। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल यही होता है दोस्तों, उसमें भी बिल्कुल यही होता है कि बिना जांचे शेयर खरीदना मतलब सड़ी सब्जी खरीदने जैसा ही है। हर शेयर एक जैसा नहीं होता, कुछ शेयर आपको अमीर बना सकते हैं तो कुछ आपका पूरा पैसा भी डुबा सकते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। असली उदाहरण के माध्यम से समझेंगे जांच बनाम बिना जांच दोस्तों। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक हम दोस्तों उदाहरण लेते हैं। दोस्तों 2017-18 के दौर में बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नाम देखकर यस बैंक के शेयर खरीद लिए थे, लेकिन उस समय बैंक ने जरूरत से कहीं ज्यादा कर्ज बांट रखा था। नतीजा क्या हुआ कि साल 2020 आते आते यस बैंक का शेयर 400 रुपए से गिरकर सिर्फ 5 रुपए आ गया। यानी दोस्तों जिन्होंने यस बैंक में सारे जो पैसे लगाए थे उनमें से 98% पैसे डूब गए। दूसरी तरफ दोस्तों जिन लोगों ने उसी समय सोच समझकर कंपनी की असली ताकत यानी उसकी फंडामेंटल देखकर एचडीएफसी बैंक में निवेश किया था होता तो वो आज भी सुरक्षित और मुनाफे में होते दोस्तों। यही फर्क है दोस्तों सही जांच करने और बिना जांच शेयर खरीदने में।
अगली स्लाइड में दोस्तों हम देखते हैं कि दो जरूरी सवाल जो हर बार अपने खुद को पूछे दोस्तों, कोई भी शेयर खरीदने से पहले खुद से ये आपको सवाल पूछने हैं। पहला सवाल क्या है दोस्तों कि ये कंपनी अच्छी है क्या, तो दोस्तों इसका जवाब मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस से। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों कि अभी ये शेयर खरीदने का सही समय है क्या, इसका जवाब मिलता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस से। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एनालिसिस के दोस्तों दो तरीके हैं, चलिए दोस्तों इन दोनों तरीकों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला तरीका है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें हम कंपनी की असली ताकत देखते हैं, जैसे कि कंपनी क्या बेचती है, कितना कमाती है, उस पर कर्ज कितना है और मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं। यह तरीका खास तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काम का है, यानी जिनका नजरिया महीनों या सालों का होता है उसके लिए दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस उनके लिए फायदेमंद है। दूसरा है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम शेयर के चार्ट और ग्राफ देखते हैं, जैसे कीमत किस दिशा में जा रही है, कब खरीदें और कब बेचें। ये नजरिया दिनों हफ्तों का ही होता है दोस्तों। याद रखिए एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा इन दोनों का तरीकों का इस्तेमाल करता है। अगली स्लाइड में दोस्तों बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो चलिए अब शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से, यानी कंपनी का बिजनेस कैसे समझें। कंपनी का दोस्तों बिजनेस समझने के लिए हम स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कंपनी का बिजनेस समझना है। इसके लिए आपको खुद से एक सवाल पूछने होंगे। मान लीजिए आप जोमेटो के शेयर खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले पूछिए जोमेटो क्या करती है, जवाब है ये खाना डिलीवर करती है। फिर पूछिए इसके पैसे कहां से आते हैं, इसका जवाब है डिलीवरी से, चार्जेस से तथा रेस्टोरेंट कमीशन से, और जोमेटो गोल्ड जैसी सर्विस से भी आते हैं। फिर सोचिए दोस्तों इसके ग्राहक कौन है, तो दोस्तों इनके वो ग्राहक हैं जो लोग शहरों में रहते हैं और जो घर पर बैठे खाना मंगवाते हैं। और आखिर में पूछिए इसका भविष्य कैसा है। भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आगे चलकर ये कंपनी भी बढ़े दोस्तों। अगली स्लाइड में दोस्तों हम बढ़ते हैं। वॉरेन बफेट का एक रूल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ये एक मशहूर बात याद रखिए दोस्तों, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कही थी। उन्होंने कहा था वही कंपनी खरीदो जिसका बिजनेस आप खुद समझते हो। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात कही थी, यानी अगर आपको समझ ही नहीं आता कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है तो आप उसमें निवेश बिल्कुल मत करना दोस्तों। ये एक वॉरेन बफेट की बहुत बड़ी सीख है, उनका ये कोट है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेप नंबर 2 में कि कंपनी का इतिहास देखें। स्टेप 1 हमने समझ लिया कि दोस्तों कंपनी का बिजनेस समझे, वो जोमेटो वाले उदाहरण के माध्यम से। दूसरा है दोस्तों कंपनी का इतिहास कैसे देखें, ये स्टेप 2 में पढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ बातें जरूर चेक करनी चाहिए। कंपनी कितने साल से चल रही है, पिछले 5 से 10 साल में कंपनी का मुनाफा बढ़ा है या घटा है, क्या कंपनी ने कभी डिविडेंड दिया है, और कंपनी को चलाने वाला मैनेजमेंट ईमानदार है या नहीं। दोस्तों डिविडेंड का मतलब होता है दोस्तों प्रॉफिट। यदि किसी कंपनी ने एक साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो दोस्तों उनमें से 200 या 300 करोड़ अपने कंपनी के हिसाब से वो अपने शेयर होल्डर को आपस में बांट लेते हैं। ये दोस्तों होता है डिविडेंड। दोस्तों अब सवाल आता है ये सब जानकारी मिलेगी कहां से। इसके लिए आप कुछ जगहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है दोस्तों screener.com। दोस्तों ये कोई प्रोमोशनल वीडियोस नहीं है, मैं आपको सिर्फ सजेशन के लिए कह रहा हूं। ये एक फ्री वेबसाइट है दोस्तों screener.in, जहां कंपनी की फाइनेंशियली जानकारी बहुत आसान नंबरों में मिल जाती है। अगर दोस्तों आपको इन वेबसाइट की अगर जानकारी चाहिए कि कौन सी वेबसाइट है, तो दोस्तों कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। दूसरा है दोस्तों tickertape.in, यहाँ भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके अलावा आप NSE या BSE की वेबसाइट पर जाकर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप किसी ब्रोकर ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो वहां फंडामेंटल्स या कंपनी इन्फो वाला टैब जरूर देखें दोस्तों। अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। फाइनेंशियली स्टेटमेंट क्या होती है। अब बात आ गई है फाइनेंशियली स्टेटमेंट। तो इसमें असल में हर वो कंपनी जो शेयर बाजार में लिस्टेड है वह अपने पैसों का पूरा हिसाब किताब पब्लिक को देती है। ये होता है दोस्तों फाइनेंशियली स्टेटमेंट।
ये फाइनेंशियली स्टेटमेंट दोस्तों तीन तरह की होती है। पहली है बैलेंस शीट। इसमें पता चलता है कि कंपनी के पास क्या क्या है, यानी उसकी एसेट और उस पर कितना कर्ज है, यानी उसकी लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में होती है। इससे आप एक पल की तस्वीर समझते हैं दोस्तों। दूसरी है दोस्तों पी एंड एल स्टेटमेंट। इसमें बताया जाता है कि एक साल में कंपनी ने कितना कमाया, कितना खर्च किया और आखिर में कितना मुनाफा हुआ। ये आमदनी का पूरा हिसाब होता है दोस्तों। और तीसरी है कैश फ्लो। इसमें दिखाया जाता है कि कंपनी ने बैंक खाते में असल में कितना पैसा आया और कितना गया। इससे सबसे ईमानदार रिपोर्ट माना जाता है दोस्तों कैश फ्लो को। अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। बैलेंस शीट आसान भाषा में समझते हैं। मान लो दोस्तों अपने घर के जरिए इस बैलेंस शीट को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों मैंने शुरू में कहा था, अपने चैप्टर 1 में भी कहा था, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको समझने में आसानी हो सके। तो दोस्तों बैलेंस शीट को हम समझते हैं कि मान लो आपके घर में ये सब है, क्या क्या है कि 20 लाख का तो मकान है, 5 लाख की गाड़ी है और आपके 2 लाख रुपए आपके बैंक में कैश है ना। तो आपकी कुल एसेट वैल्यू हुई आपने 27 लाख रुपए। अब दोस्तों आपके ऊपर कर्ज भी है, होम लोन 10 लाख का है और कार लोन 2 लाख का है। तो कुल लाइबिलिटीज हुई दोस्तों 12 लाख की। ये जो होम लोन और ये जो कार लोन हुआ उसको लाइबिलिटीज कहते हैं। ये दोस्तों आपके 12 लाख की हुई। अब अगर हम इसकी नेटवर्थ यानी असली संपत्ति निकालें तो वो होगी दोस्तों 27 लाख की एसेट में से 12 लाख की लाइबिलिटीज घटाने पर, यानी दोस्तों 15 लाख ये असली दोस्तों नेटवर्थ है, ये असली संपत्ति है। कंपनी की बैलेंस शीट भी बिल्कुल इसी तरह दोस्तों काम करती है। अगली स्लाइड में दोस्तों जाते हैं। मैं बिल्कुल आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, जो इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वही आपके साथ शेयर करूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ते हैं पी एंड एल स्टेटमेंट। पी एंड एल स्टेटमेंट की यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। एक किराने की दुकान के जरिए मान लीजिए दुकान की कुल बिक्री यानी रेवेन्यू है 10 लाख रुपए। मान लो किसी दोस्तों आपके दुकान है, वो साल में 10 लाख रुपए रेवेन्यू करती है। ये दोस्तों रेवेन्यू है, ना कि कोई प्रॉफिट है। वो रेवेन्यू यानी दोस्तों वो सेल करती है, वो 10 लाख रुपए का सामान सेल करती है एक दुकान है। इसमें से सामान की लागत निकली दोस्तों 6 लाख रुपए, जो बेचा उसमें से 6 लाख तो सामान का था। फिर किराया बिजली वगैरह का खर्च निकाला, वो होता है 1.5 लाख रुपए, और टैक्स के तौर पर निकाला तो वो 50,000 रुपए है दोस्तों। तो आखिर में बचा शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों 2 लाख रुपए। अब नए इन्वेस्टर के तौर पर आपको क्या देखना चाहिए, यदि तो कंपनी का पी एंड एल होता है। जब कंपनी किसी का नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता है रहे, तब समझिए कि कंपनी दोस्तों अच्छी है। यानी पी एंड एल दोस्तों प्रॉफिट दोस्तों साल दर साल कंपनी का बढ़ता जाता है, तो दोस्तों वो कंपनी अच्छी है। शुरुआत में पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस कुछ जरूरी नंबर देख लीजिए, जैसे पी एंड ई रेशियो, ईपीएस, आरओई और डेट। इन सारे नंबर को हम एक एक करके समझने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं पीई रेशियो। ये सबसे जरूरी अनुपात होता है दोस्तों। पीई रेशियो का मतलब होता है, ये हमें बताता है कि किसी शेयर की कीमत उसकी कमाई से कितनी गुना ज्यादा है। इसका फॉर्मूला है पीई बराबर शेयर की कीमत यानी प्राइस भाग प्रति शेयर कमाई यानी ईपीएस। याद रखिए जितना कम पीई होगा शेयर उतना ही सस्ता माना जाएगा, और जितना ज्यादा पीई होगा शेयर उतना ही महंगा माना जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पीई की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे आप दोबारा सुन लीजिए कि जितना कम पीई होगा, जितना कम पीई रेशियो होगा, शेयर उतना ही सस्ता माना जाएगा, और जितना ज्यादा पीई रेशियो होगा शेयर उतना ही महंगा माना जाएगा। तो दोस्तों जिसका कम ईपी रेशियो है वही शेयर अच्छा माना जाता है दोस्तों। अगली स्लाइड में दोस्तों देखते हैं पीई रेशियो को दुकान के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक दुकान का नाम है ए, जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, और वह हर साल 20,000 रुपए कमाती है। तो आपका पैसा वापस आने में लगेगा 1 साल भाग 20,000 यानी 5 साल,
एक साल में 20,000, तो 5 साल में आपका 1,00,000 रुपए होगा, तो 5 साल लगेंगे आपको वापस वो 1,00,000 रुपए रिकवर में होंगे। तो इसका पीई रेशियो होगा दोस्तों 5। अब दोस्तों दुकान बी है, उसकी भी कीमत है 1,00,000 रुपए, लेकिन वह हर साल सिर्फ 5,000 रुपए दोस्तों कमाती है। तो यहाँ पैसा वापस आने में दोस्तों 20 साल लगेगा, तो इसका पीई रेशियो हुआ 20 साल 20। अब बताइए दोस्तों कौन सी दुकान खरीदना बेहतर रहेगा? जवाब है दुकान ए, क्योंकि इसका पीई कम है, यानी आपका पैसा जल्दी वापस आ जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। पीई रेशियो कितना होना चाहिए? तो अगर पीई 0 से 15 के बीच है तो शेयर सस्ता माना जाता है और ये अच्छा मौका हो सकता है। अगर पीई 15 से 30 के बीच है तो ये उचित कीमत मानी जाती है, यानी सामान्य स्थिति है, मॉडरेट है। अगर पीई रेशियो 30 से ज्यादा है तो शेयर महंगा माना जाता है और ऐसे में ध्यान से खरीदना चाहिए दोस्तों। अगली तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, स्लाइड 20 की तरफ हम इसमें देखते हैं पीई की सीमा है दोस्तों। पीई रेशियो की कुछ सीमाएं भी हैं, ये अकेले सब कुछ नहीं बताता दोस्तों, हर इंडस्ट्री में इसका फर्क होता है। जैसे एक आईटी कंपनी का पीई रेशियो 30 हो सकता है और फिर भी वह अच्छी कंपनी हो सकती है। वहीं एक स्टील कंपनी का पीई रेशियो सिर्फ 8 हो, फिर भी वह खराब कंपनी हो सकती है दोस्तों, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। इसलिए ये सुनहरा नियम याद रखिए, हमेशा एक ही इंडस्ट्री की कंपनियों का पीई आपस में कंपेयर करें। जैसे टीसीएस के पीई को इन्फोसिस से कंपेयर करें या एचडीएफसी के पीई को एसबीआई से कंपेयर करें दोस्तों, ये आपको करना है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं इन्वेस्टिंग तो आपको ये सब करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा जादू नहीं है कि आपको पीई रेशियो के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा कि मुझे प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगली स्लाइड में दोस्तों बढ़ते हैं, इसमें बात करेंगे कंपनी की कमाई का पैमाने की बात करेंगे। इसमें हम ईपीएस देखते हैं। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर रेशियो, ये कंपनी की कमाई का एक पैमाना है दोस्तों। ईपीएस का मतलब है कि कंपनी ने एक शेयर के हिसाब से कितना मुनाफा कमाया है। इसका फॉर्मूला है ईपीएस बराबर कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट, उसमें भाग कुल शेयरों की संख्या। ये है दोस्तों ईपीएस। और ईपीएस और पीई का उदाहरण एक लेते हैं। मान लीजिए XYZ कंपनी का इस साल नेट प्रॉफिट था 100 करोड़ रुपए और कंपनी के कुल शेयर हैं 10 करोड़ रुपए, तो ईपीएस हुआ 100 करोड़ भाग 10 करोड़, यानी 10 रुपए प्रति शेयर। ईपीएस हुआ 10 रुपए प्रति शेयर, मतलब हर शेयर पर कंपनी ने 10 रुपए कमाए। अब अगर इसी शेयर की बाजार में मौजूदा कीमत 150 है तो इसका पीई कैसे निकालेंगे? तो पीई बराबर शेयर की कीमत भाग में करेंगे ईपीएस, यानी 150 भाग 10 तो बराबर होगा 15, तो उसका पीई हो गया 15। अगली स्लाइड में दोस्तों देखते हैं कि ईपीएस से क्या क्या पता चलता है। अगर ईपीएस बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि कंपनी तरक्की कर रही है, ये अच्छा संकेत है दोस्तों। अगर ईपीएस घट रहा है तो इसका मतलब कंपनी की कमाई कम हो रही है, ये खतरे का संकेत है दोस्तों। और अगर ईपीएस नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब कंपनी को नुकसान हो रहा है। ऐसे में निवेश से बचना चाहिए दोस्तों, इन्वेस्टिंग आपको नहीं करना इस समय। एक अच्छा संकेत यह है कि जिस कंपनी का ईपीएस पिछले 5 सालों से लगातार बढ़ रहा है तो वह दोस्तों कंपनी भरोसेमंद मानी जाती है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं बुक वैल्यू और पीबी रेशियो। इसमें दोस्तों हम बुक वैल्यू को समझते हैं कि ये क्या बताता है। ये दोस्तों बताता है कि अगर कंपनी आज अपना सब कुछ बेच दे और सारा कर्ज चुका दे तो हर शेयर पर कितना पैसा बचेगा। चलिए इसे भी दोस्तों मकान के उदाहरण से समझते हैं। मैंने शुरू से कहा था आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा इस वीडियो में। मान लीजिए आपका मकान 50 लाख रुपए का है और उस पर 20 लाख रुपए का लोन बाकी है दोस्तों। तो बुक वैल्यू हुई 50 लाख रुपए में 20 लाख रुपए गए तो यानी 30 लाख रुपए उसकी बुक वैल्यू हुई दोस्तों। यही आपकी असली संपत्ति है दोस्तों। कंपनी के मामले में इसका भी यही है दोस्तों, इसका भी फॉर्मूला यही है, बुक वैल्यू पर शेयर बराबर कुल एसेट
घटा कुल लाइबिलिटीज भाग कुल शेयर। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है, आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो भी इसी तरीके से काम करती है जो मैंने मकान के उदाहरण के माध्यम से समझाई है। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले रेशियो में देखते हैं पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो। ये क्या होता है? तो प्राइस टू बुक रेशियो, इसका फॉर्मूला है पीबी बराबर शेयर की मौजूदा कीमत उसमें भाग लगाते बुक वैल्यू पर शेयर। अगर दोस्तों पीबी रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब है कि शेयर उसकी बुक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है। ये अच्छा मौका हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर पीबी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब शेयर अपनी असली कीमत से बहुत महंगा है। दोस्तों इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। इस समय एक जरूरी बात यह भी है कि ये रेशियो खास तौर पर बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए काम आता है। आईटी और एफएमसीजी कंपनियों में इसकी अहमियत उतनी नहीं होती क्योंकि उनका ब्रांड और टेक जैसे एसेट इसमें नहीं दिखते हैं। अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं कि आरओई इसमें हम देखेंगे जिसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी पैसे पर कितना रिटर्न मिलेगा अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आरओई क्या बताता है? रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है कि कंपनी अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना मुनाफा बना रही है। जितना ज्यादा आरओई होगा कंपनी उतनी ही कुशल मानी जाती है। दोस्तों कंपनी उतनी मजबूत है, कंपनी उतने ही ज्यादा पैसे कमा रही है, कंपनी मुनाफे में है। इसका फॉर्मूला है आरओई बराबर नेट प्रॉफिट उसमें भाग शेयर होल्डर्स इक्विटी गुणा 100। ये है दोस्तों फॉर्मूला। आप फॉर्मूले की तरफ मत जाइए दोस्तों, आपको सिर्फ समझना है कि आरओई होता क्या है। चलो दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें अगली स्लाइड की तरफ बस बढ़ते हैं दोस्तों। आरओई का एफडी से हम कंपेयर करते हैं दोस्तों। ये बहुत इजी होगा आपको समझने के लिए। एफडी से अगर कंपेयर करें तो मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी की और बैंक ने आपको 7% ब्याज दिया, तो आपको मिले हैं दोस्तों 7,000 रुपए साल के। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 7% दिया और 1 साल बाद 1,07,000 रुपए हुआ। अब दूसरी तरफ दोस्तों अगर शेयर होल्डर्स ने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए और कंपनी ने 18,000 रुपए का मुनाफा कमाया, तो आरओई होगा दोस्तों 18,000 भाग 1 लाख गुणा 100 यानी 18%। दोस्तों आरओई कितना होगा? 18%। यानी दोस्तों आपको कंपनी ने 18% रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये तो एफडी से भी कहीं ज्यादा है दोस्तों। इसका मतलब है कि कंपनी अपना पैसा बहुत कुशलता से इस्तेमाल कर रही है दोस्तों। तो याद रखिए अगर आरओई 10% से कम है तो इसे कमजोर माना जाता है। ये एफडी जैसा ही मान सकते हैं दोस्तों आप। अगर आरओई 10 से 15% के बीच है तो ये ठीक ठाक माना जाता है, और अगर आरओई 15% से ज्यादा है तो ये बेहतरीन माना जाता है, यानी ये एक अच्छी कंपनी की निशानी है दोस्तों। अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कंपनी का कर्ज पढ़ेंगे। यानी कंपनी पर कितना कर्ज है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी के मालिकों की इक्विटी की तुलना में कंपनी पर कितना कर्ज यानी डेट है। इसका फॉर्मूला है डीई बराबर कुल कर्ज भाग शेयर होल्डर्स इक्विटी। आप वापस मैं कह रहा हूं, आप फॉर्मूले की तरफ मत जाइए, बस आपको तो समझना है। एक जरूरी बात यह है कि बैंकिंग और एनबीएफसी यानी फाइनेंस कंपनियों के लिए ज्यादा डीई होना सामान्य बात है। डीई यानी डेट टू इक्विटी रेशियो। ये दोस्तों डीई और डेट टू इक्विटी रेशियो एक ही है। मैंने क्या कहा, एक जरूरी बात यह है कि कंपनी और एनबीएफसी यानी फाइनेंस कंपनियों के लिए ज्यादा डीई होना सामान्य बात है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और एफएमसीजी कंपनियों के लिए डीई का 1 से कम होना बेहतर माना जाता है। अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। कर्ज अच्छा या बुरा, ये दोस्तों एक सवाल है कि कर्ज अच्छा है या बुरा। अगर दोस्तों डीई रेशियो कम है तो ये अच्छा माना जाता है। उदाहरण के लिए कंपनी ए, एक कंपनी का नाम जिसका नाम है ए, पर कर्ज है 10 करोड़ और उसकी इक्विटी है 100 करोड़,
तो डीई हुआ 0.1। ऐसी कंपनी पर कम कर्ज होता है, उसे ब्याज भी कम देना पड़ता है और मंदी के दौर में भी ये टिकी रहती हैं कंपनियां ऐसी। डीई का 1 से कम होना आमतौर पर अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर डीई रेशियो ज्यादा है तो ये खतरे की निशानी है। उदाहरण के लिए कंपनी बी पर कर्ज है 200 करोड़ और उसकी इक्विटी है 100 करोड़, तो डीई हुआ 2। ऐसी कंपनी पर भारी कर्ज होता है, ब्याज देने में ही उसकी कमाई चली जाती है दोस्तों, और अगर मंदी आ जाए तो कंपनी डूब भी सकती है। यस बैंक और जेट एयरवेज इसी तरह दोस्तों डूबे थे। अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन हम पढ़ते हैं, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी के आकार के बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आज पूरी कंपनी खरीदनी हो तो कितने पैसे लगेंगे। इसका फॉर्मूला है मार्केट कैप बराबर शेयर की कीमत गुणा कुल शेयरों की संख्या। आप वापस फॉर्मूले पे मत जाइए, बस आपको समझना है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे इसका विस्तार से पोस्टमार्टम करते हैं। इसकी मैंने बता दिया 3 कैटेगरी है मार्केट कैप की। पहली है लार्ज कैप, जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। मान लो, आपको उदाहरण से समझाता हूं, रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी, ये लार्ज कैप कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इनका रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा होता है, इनमें जोखिम कम होता है दोस्तों और रिटर्न भी स्थिर मिलता है। इसमें आपको रिस्क कम होता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी है दोस्तों मिड कैप कंपनियां, जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए के बीच होता है। इसके उदाहरण है मुथूट फाइनेंस एंड वोल्टास कंपनी, ये आपको मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। इनमें जोखिम मध्यम होता है, आपको लार्ज कैप की तुलना में इसमें जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है, पर मध्यम होता है। आपको स्मॉल कैप भी पढ़ेंगे आगे, उसमें कितना जोखिम होता है। और लेकिन दोस्तों आपको मौके भी ज्यादा मिलते हैं, आपको कमाई करने के मौके भी अच्छे होते हैं मिड कैप कंपनियां में। दोस्तों तीसरी प्रकार की कंपनियां स्मॉल कैप की कंपनियां, जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है। ये छोटी कंपनियां होती हैं, इनमें दोस्तों जोखिम बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत छोटी कंपनियां होती हैं, इनका रेवेन्यू भी कम होता है, पता नहीं कब डूब जाए। यहाँ तो दोस्तों रिटर्न शून्य मिलेगा, यहाँ दोस्तों रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा। छोटी कंपनियां दोस्तों बहुत बूम करते हैं, आपको रिटर्न कभी कभार 100 से 200% भी दे सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर, और कभी कभार दोस्तों आपके पैसे भी डूब सकते हैं। तो एक सारा जरूर याद रखिए, नए इन्वेस्टर को अपनी शुरुआत हमेशा लार्ज कैप कंपनी से ही करनी चाहिए। दोस्तों आपको लिख के रखना है ये मेरी बात को। अगली स्लाइड में दोस्तों पढ़ते हैं डिविडेंड यील्ड। बिना बेचे भी दोस्तों कमाई आपको डिविडेंड यील्ड के माध्यम से हो सकती है। यह बताता है कि शेयर की मौजूदा कीमत पर डिविडेंड कितने प्रतिशत मिल रहा है। इसका फॉर्मूला है यील्ड बराबर डिविडेंड पर शेयर भाग शेयर की कीमत गुणा 100। वापस कह रहा हूं, आप फॉर्मूले पे मत जाइए, आपको समझना है मेरी बात को। आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एक कंपनी है इंडिया की जिसका नाम है कोल इंडिया। मान लीजिए इसकी कीमत 400 रुपए है और डिविडेंड मिलता है। मान लो दोस्तों एक कोल इंडिया के शेयर की बात करते हैं। कोल इंडिया के एक शेयर की कीमत है 400 रुपए और डिविडेंड मिलता है 24 रुपए, तो यील्ड हुआ 24 भाग 400 गुणा 100 यानी 6%। मतलब क्या हुआ कि बिना अपने शेयर बेचे आपको हर साल 6% का रिटर्न मिल रहा है, बिल्कुल एफडी जैसा है दोस्तों। कुछ कंपनियां आपको डिविडेंड देती है, डिविडेंड यानी कंपनी अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डरों के साथ शेयर करती है। ये दोस्तों आपका इजी मेथड है समझने का। अब दोस्तों बात करते हैं अच्छी कंपनी वर्सेस बुरी कंपनी। अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी में फर्क कैसे पहचाने, ये इसमें हम देखते हैं। अच्छी कंपनी की पहचान क्या है, इसमें मुनाफा और ईपीएस हर साल बढ़ता रहता है। आरओई 15% से ज्यादा होता है। डेट टू इक्विटी यानी कर्ज 1 से कम होता है। कंपनी का बिजनेस आसानी से समझ आता है और मैनेजमेंट ईमानदार होता है, साथ ही कैश फ्लो भी पॉजिटिव होता है। वहीं बुरी कंपनी की पहचान क्या है, इसमें मुनाफा घटता रहता है या लगातार नुकसान होता रहता है। ईपीएस नेगेटिव होता है या गिरता रहता है। कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज होता है, बिजनेस समझ में नहीं आता और कोई मजबूत प्रोडक्ट भी नहीं होता और मैनेजमेंट पर अक्सर घोटाले के आरोप लगते रहते हैं। अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं इसमें। एक ये दोस्तों ये बहुत जरूरी बात है, प्रोमोटर होल्डिंग देखना बहुत जरूरी बात है।
प्रोमोटर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, जैसे टाटा फैमिली या अंबानी फैमिली। अच्छा संकेत क्या है? अगर प्रोमोटर्स के पास कंपनी के 50 से 70% से ज्यादा शेयर है या इनके बीच है, तो ये अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें खुद अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। लेकिन अगर प्रोमोटर्स लगातार अपने शेयर बेचते जा रहे हैं तो वह खतरे का संकेत माना जाता है। ये कंपनी आपको कहाँ मिलेगी? आपकी ब्रोकर ऐप में शेयर होल्डिंग पैटर्न वाले सेक्शन में ये जानकारी आसानी से मिल जाती है दोस्तों। अगली स्लाइड में हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। दूसरे बड़े टॉपिक, ये एक टॉपिक है, यानी सही समय पर खरीदना और बेचना। टेक्निकल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं कि सही समय पर खरीदना और बेचना शेयर को। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। पहला है चार्ट और प्राइस, यानी शेयर की कीमत का चार्ट की वो ऊपर जा रहा है या नीचे। दूसरा है वॉल्यूम और पैटर्न, यानी कितना वॉल्यूम मतलब खरीद बिक्री हो रही है, और कुछ खास पैटर्न्स जो भविष्य के बारे में इशारा करते हैं। तीसरा है इंडिकेटर्स, यानी कुछ खास गणितीय इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज और आरएसआई, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, टेक्निकल एनालिसिस कभी भी 100% सटीक नहीं होता, इसे हमेशा एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कैंडलस्टिक चार्ट क्या है? ये शेयर की कीमत पढ़ने का एक तरीका है। हर कैंडलस्टिक एक दिन या फिर एक घंटे या हफ्ते की कहानी बताती है। इसमें 4 चीजें होती है। ओपन यानी दिन की शुरुआत की कीमत, हाई यानी सबसे ऊंची कीमत, लो यानी सबसे नीची कीमत, और क्लोज यानी दिन के अंत की कीमत। और क्लोज ओपन से ज्यादा है तो कैंडल हरी बनती है, यानी कीमत बढ़ी और ये एक अच्छा दिन माना जाता है। लेकिन अगर क्लोज ओपन से कम है तो कैंडल लाल बनती है, यानी कीमत गिरी है और ये एक बुरा दिन माना जाता है। अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंट में क्या है? सपोर्ट को आप एक सहारा स्तर या फर्श की तरह समझ सकते हैं। ये वो कीमत होती है जहां शेयर बार बार गिरकर रुक जाता है और फिर वापस ऊपर उठता है। ऐसे में सपोर्ट के पास शेयर खरीदना अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ये फर्श टूट जाए यानी ब्रेकडाउन हो जाए तो शेयर तेजी से गिरने लगता है। दूसरी तरफ है रेसिस्टेंट, जिसे आप रुकावट स्तर या छत की तरह समझ सकते हैं। ये वो कीमत होती है जहां शेयर बार बार ऊपर जाकर रुक जाता है और वापस नीचे आ जाता है, या रेसिस्टेंट के पास शेयर बेचना अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ये छत टूट जाए यानी ब्रेकआउट हो जाए तो शेयर तेजी से ऊपर जाने लगता है। अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मतलब है एक दिन में उस शेयर के कितने शेयर खरीदे और बेचे गए। अब इसे समझने के लिए 4 स्थितियां हैं दोस्तों। अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ज्यादा है तो ये एक मजबूत संकेत है। इसका मतलब है खरीदने का दबाव है और ट्रेंड मजबूत है। अगर कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम है तो ये एक कमजोर संकेत है। इसका मतलब ये बढ़त ज्यादा देर नहीं टिकेगी। अगर कीमत नीचे जा रही है और वॉल्यूम ज्यादा है तो ये खतरे का संकेत है। इसका मतलब बिकवाली का भारी दबाव है। और अगर कीमत नीचे जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब गिरावट कमजोर है और ये जल्द ही पलट सकती है। अगली स्लाइड में दोस्तों पढ़ते हैं मूविंग एवरेज और क्रॉस। मूविंग एवरेज क्या है? ये पिछले कुछ दिनों की औसत कीमत की एक लाइन होती है। अगर शेयर 200 DMA के ऊपर चल रहा है तो इसे लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड कहा जाता है, यानी खरीदारी का माहौल है। लेकिन अगर शेयर 200 DMA के नीचे है तो इसे लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड कहा जाता है, यानी यहां सावधान रहने की जरूरत है। ये बात करते हैं गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस की। गोल्डन क्रॉस तब होता है जब 50 DMA ऊपर उठकर 200 DMA को पार कर जाता है। ये एक अच्छा संकेत माना जाता है और ये खरीदारी का मौका होता है। और डेथ क्रॉस तब होता है जब 50 DMA नीचे आकर 200 DMA को काट दे। ये एक बुरा संकेत माना जाता है और ये बेचने का समय होता है। अगली स्लाइड में दोस्तों हम देखते हैं
RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI 0 से 100 के बीच होता है और ये बताता है कि शेयर ज्यादा खरीदा गया है या ज्यादा बेचा गया है। अगर RSI 30 से कम है तो इसे ओवरसोल्ड कहा जाता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों ने डर में आकर शेयर बेच दिया है, ये खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। अगर RSI 40 से 70 के बीच है तो इसे नॉर्मल जोन कहा जाता है, यह कुछ खास नहीं होता। और अगर RSI 70 से ज्यादा है तो इसे ओवरबॉफ कहा जाता है। इसका मतलब है कि लोगों ने लालच में आकर बहुत ज्यादा खरीद लिया, या सावधान रहना चाहिए, ये बेचने का संकेत हो सकता है। अगली स्लाइड में दोस्तों पढ़ते हैं फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल कौन सा बेहतर है। तो अगर हम इनका मकसद देखें तो फंडामेंटल एनालिसिस का मकसद है कंपनी की असली कीमत जानना, जबकि टेक्निकल एनालिसिस का मकसद है सही समय पर खरीदना या बेचना। अगर देखें कि ये किसके लिए फायदेमंद है तो फंडामेंटल एनालिसिस खासतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जबकि टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए उपयोगी है। अगर इनका नजरिया यानी समय देखें तो फंडामेंटल एनालिसिस का नजरिया सालों का होता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस का नजरिया दिनों या हफ्तों का होता है। और अगर इनका आधार देखें तो फंडामेंटल एनालिसिस का आधार है कंपनी के नंबर और बिजनेस, जबकि टेक्निकल एनालिसिस का आधार है चार्ट, प्राइस और वॉल्यूम। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस से एक अच्छी कंपनी चुनिए और फिर टेक्निकल एनालिसिस की मदद से सही समय पर उसे खरीदिए। अगली स्लाइड में दोस्तों पढ़ते हैं शेयर चुनने की चेकलिस्ट हम देखते हैं जिससे आप सही शेयर चुन सकें। सबसे पहले फंडामेंटल चेकलिस्ट आप देखिए बिजनेस और प्रॉफिट, क्या बिजनेस आपको समझ में आता है, क्या पिछले 5 साल में रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा है। ईपीएस और आरओई देखिए, क्या ईपीएस हर साल बढ़ा है, हर साल बढ़ रहा है, क्या आरओई 15% से ज्यादा है। वैल्यूएशन और डेट देखिए, क्या पीई रेशियो अपनी इंडस्ट्री के एवरेज के आसपास है, क्या डेट टू इक्विटी 1 से कम है। और मैनेजमेंट देखिए, क्या प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है, क्या कैश फ्लो पॉजिटिव है। ये सब देखना है दोस्तों। अगली स्लाइड में देखते हैं टेक्निकल चेकलिस्ट। सबसे पहले ट्रेंड देखिए, क्या शेयर 200 डीएमए के ऊपर है, यानी क्या ये अप ट्रेंड में है। RSI सपोर्ट देखिए, क्या RSI 30 से 70 के बीच है और 30 के पास होना और भी बेहतर है। क्या कीमत सपोर्ट लेवल के पास है। और वॉल्यूम और पैटर्न भी देखिए, क्या एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा खरीदारी हो रही है, क्या चार्ट में कोई ब्रेकआउट दिख रहा है। एक जरूरी बात याद रखिए, कोई भी शेयर 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फंडामेंटल चेकलिस्ट में कम से कम 7 से 8 पॉइंट जरूर पूरे होने चाहिए। दोस्तों इस चैप्टर 2 का सारांश है बिना जांचे शेयर खरीदना बिल्कुल बर्बादी है। इसलिए हमेशा पीई रेशियो, ईपीएस, आरओई और डेट जैसे नंबर देख कर ही अच्छी कंपनी चुने और उसके बाद कैंडलस्टिक सपोर्ट और वॉल्यूम और आरएसआई देखकर सही समय पर निवेश करें। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 2 जिसमें हमने सीखा कि सही शेयर कैसे चुने। अगले अध्याय यानी चैप्टर 3 में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, यानी अपना पैसा सुरक्षित कैसे रखें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों मैं अगले वीडियो में ट्राई करूंगा कि मैं आपको इजी से इजी, सरल से सरल आपको मैं समझा सकूं। इसके लिए दोस्तों मैं स्क्रिप्ट को बहुत इजी बनाऊंगा, इसमें ज्यादा उदाहरण डालूंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, पर ये स्क्रिप्ट दोस्तों मैंने जल्दबाजी में बनाई है। तो दोस्तों इसमें कुछ हो सकता है कि आपको कुछ गड़बड़ लगा हो, फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगले वीडियो में बताएंगे बहुत इजी वे में, इसके लिए मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।